हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जेई 2021 या जेई 2022 की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बैच जो है एटीपी स्टार आपके लिए लेके आ रहा है। जेई 2021 के लिए एकलव्य का अगला बैच चालू होने वाला है, जो बहुत ही फेमस कोर्स है एटीपी स्टार का, स्टूडेंट्स को बेहद पसंद आ रहा है। उसके अलावा वॉरियर फॉर जेई मेन एंड एडवांस 2021 का अगला बैच आएगा। एंड गाइस 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए चैंपियन का नया बैच, चैंपियन कोर्स का नया बैच जल्दी से आने वाला है। गाइस जैसे कि आप सभी जानते हो, इस पर्टिकुलर बैचेस के अंदर प्लान्ड कोर्स मिलता है, लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप डाउट पूछ सकते हो फैकल्टी से, पर्सनली आप फैकल्टी से गाइडेंस भी ले सकते हो। टेस्ट सीरीज भी उसके अंदर, क्लासरूम टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होती है एंड कोटा की एस्टीम्ड फैकल्टी उसमें आपको पढ़ाती है। मैं भी आपको केमिस्ट्री उसके अंदर पढ़ाता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप उन एक्सक्लूसिव बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी बैच को जो जेई 2021 के लिए या 2022 के लिए है, तो मेक श्योर नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को आप जरूर फिल करें। इस गूगल फॉर्म को फिल करने का फायदा क्या है? यू विल बी एबल टू गेट अ स्पेशल डिस्काउंट कोड आपको मिलेगा। और वो आप कब अप्लाई कर पाएंगे? हाँ, जब एनरोलमेंट स्टार्ट होगा। एनरोलमेंट स्टार्ट कब होंगे गाइज? 31 ऑफ जुलाई को। एंड क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? 4th ऑफ अगस्त को। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो एंजॉय द वीडियो एंड मेक श्योर आप गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें। टेक केयर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू एटीपी स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। अरे भाई, कैसी तैयारी चल रही है? प्रॉपर रिवीजन चल रहा है ना? तो आपको क्या बोला था बच्चों, थ्योरी का रिवीजन बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री में आप प्रॉपर थ्योरी का रिवीजन करते रहो और फुल सिलेबस टेस्ट दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया इंक्रीज होगा। क्लियर है बच्चों? तो आज का सेशन हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से, ठीक है, जिससे आपका प्रॉपर टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का हम रिवीजन करने वाले हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। उसके पहले बच्चों आपके लिए इंफॉर्मेशन है ना, अपने जो बैचेस हैं एकलव्य कोर्स, जो कि किसके लिए? मेंस के लिए बच्चों, है कि नहीं? प्रॉपर जो ऑथेंटिक सिलेबस है मेंस का, उसको एनालाइज करके वो बैच डिजाइन किया गया है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, कजिन्स हैं, जिसको भी जरूरत है यार, है ना, इस समय क्या होगा, ऑफलाइन क्लासेस चल नहीं रही है, उसकी वजह से बच्चे परेशान हैं, तो आप बहुत कम प्राइजेस में और बिल्कुल जो ऑथेंटिक सिलेबस के हिसाब से कोर्स डिजाइन किया गया है, तो लोगों को इन्फॉर्म करना आपका बनता है। क्लियर है? और आपका एडवांस के लिए बच्चों जो 2021 में अपीयर होना चाहते हैं, 2021 में अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए अपना वॉरियर कोर्स है। क्लियर है? और जो 2022 में अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए चैंपियन कोर्स है। क्लियर है? तो गूगल लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपको बच्चों को इन्फॉर्मेशन पता करनी है तो आपको मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, उससे आप पता कर सकते हो, है ना। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको पता करनी है 7727871990, इस नंबर पे आप इंफॉर्मेशन पता कर सकते हो किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग। तो जिसको भी जरूरत है यार, उनको जरूर रिकमेंड करो कोर्स, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में और बिल्कुल जो कोटा का कंटेंट है, कोटा का कंटेंट आप जानते हो बहुत शानदार कंटेंट है, उसके हिसाब से सारी चीजें यहाँ डिस्कशन होने वाला है। प्रॉपर क्वेश्चंस बैंक है, प्रॉपर डीपीपीज है ना, प्रॉपर डिस्कशन होता है लाइव क्लासेस के थ्रू, ठीक है। डिस्कशन अपना लाइव क्लासेस के थ्रू कर लेते हैं, इंटरेक्शन रखते हैं लाइव क्लासेस के थ्रू। कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन भी अपलोड कर देते हैं, सॉल्यूशन मिलते हैं आपको, तो सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर है? तो जिसको जरूरत है उसको आप रिकमेंड करो। हाँ भाई, और अपना वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, है ना। जिसको रिक्वायरमेंट है, जो अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग देखना चाहते हैं, तो शेयर करा करो वीडियो, लोगों को पता चलता है, ठीक है, सबकी हेल्प होती है। हाँ भाई, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन अपने पास क्या, अकॉर्डिंग टू लॉथर मेयरकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पहले देख लो पूछ क्या रहा है भाई, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये बात क्लियर होनी चाहिए, है ना। द एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज विल ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन द कर्व। इसने क्या करा था भाई, इसने एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास ग्राफ बनाया था, है कि नहीं। और क्या देखा, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट है वो सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अल्कलाइन अर्थ मेटल आर एट द पीक्स ऑफ द कर्व, ये बात बिल्कुल गलत है। वो डिसेंडिंग पोजीशन, डिक्रीजिंग पोजीशन पे क्या थे, आपके इस तरीके का कुछ ग्राफ आ रहा था, ठीक है। तो डिसेंडिंग पोजीशन में कौन प्रेजेंट था? डिक्रीजिंग पोजीशन में अल्कलाइन अर्थ मेटल, असेंडिंग पोजीशन में हैलोजेंस प्रेजेंट थे। डी ब्लॉक वाले बच्चों नीचे प्रेजेंट थे, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नीचे प्रेजेंट थे। तो बी स्टेटमेंट क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। हैलोजेंस आर एट असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व, हैलोजेंस, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ द कर्व पे हैलोजेंस प्रेजेंट थे। हाँ, अब देखो मेन जो स्टेटमेंट है ना बच्चों, डी स्टेटमेंट, द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्स इन अ पीरियड इनिशियली डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। वो क्या बोल रहा है, जैसे आप पीरियड में मूव कर रहे हो ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, है ना, आपका फॉस्फोरस,
इस तरीके से आप पीरियड में मूव कर रहे हैं, तो उसने क्या बोला, पहले ये देखा गया एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, इनिशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देन इंक्रीज हो रहा है। ये बात भी बिल्कुल सही है, इस बात का मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। क्लियर है? यही तो सारी चीजें बारीकी से पढ़नी पड़ती है, कोई भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो। देख लो भाई, देख लो, ये देखो, सोडियम टॉप पे प्रेजेंट था, मैग्नीशियम यहां पे, सोडियम से एल्यूमिनियम तक आया, एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, उसके बाद एटॉमिक वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ये बात तो बिल्कुल सही है, एटॉमिक वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। तो डी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपसे क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा इनकरेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर भोपाल, बॉम्बे नहीं, भोपाल। ठीक है, हाँ चल, हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं। If an orbital can have maximum 4 electrons, then how many elements can be present in 8th period? 8वें पीरियड में कितने मैक्सिमम एलिमेंट होंगे यदि एक घर में 4 लोग रह सकते हैं? क्लियर है? तो कोई भी पीरियड स्टार्ट होता है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये, कोई भी पीरियड 8s से स्टार्ट होता है और खत्म होता है 8p में। अब उसके पहले जो एग्जिस्ट कर जाए, जो और सबसेल एग्जिस्ट कर जाए उसको वो लिख दो। ठीक है, क्या 7d एग्जिस्ट करता है? क्या करता है? क्लियर है? किसी भी पीरियड में फिलिंग किस तरीके से होती है, कोई भी पीरियड ns से स्टार्ट होता है और np में खत्म होता है, उसके पहले n-1d बढ़ता है, लेकिन वो n-1d एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना, क्योंकि d कहां से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट होता है, f कहां से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है, g कहां से स्टार्ट होता है, 5 से स्टार्ट होता है। इस तरीके से चलता जाएगा GHI। क्लियर है? तो कोई भी पीरियड 8, अब देखो 8th पीरियड की बात कर रहा है, 8s से स्टार्ट होगा, 8p पे खत्म होगा, उसके पहले कौन आएगा भाई, 7d। 7d एग्जिस्ट करता है? क्या करता है? क्योंकि 3d एग्जिस्ट करता है तो 7d एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? हाँ भाई, अब बताओ 6f एग्जिस्ट करेगा क्या, n-2f एग्जिस्ट करेगा? करेगा, क्योंकि f 4 से स्टार्ट होता है। क्लियर है? अरे भाई 5g एग्जिस्ट करेगा क्या? करेगा, क्योंकि g 5 से स्टार्ट होता है, लेकिन 4h एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, 4h एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्लियर है? तो 8th पीरियड में कौन कौन से सबसेल की फिलिंग होगी, s सबसेल, g सबसेल, f सबसेल, d सबसेल एंड p सबसेल। इनके पास अपना एक घर होता है, इनके पास अपना 3 घर होते हैं। ठीक है, 3 घर यहां पे, एक घर यहां पे, हाँ भाई 2-2 से बढ़ाते चलो, 5 5 देन 7 और यहां पे कितने, 9। तो टोटल घर कितने हो गए, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22। क्लियर? 22 और 3 25। टोटल घर कितने, 25। और एक घर में कितने लोग रह सकते हैं, 4। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 4 नए एलिमेंट आएंगे। क्लियर है? तो ऐसे 25 घर भरोगे तो कितने नए एलिमेंट आ जाएंगे, 100 एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर है? तो 8th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे बच्चों, 100 एलिमेंट हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन है, इन अबव फिगर इफ z इज द एटॉमिक नंबर देन आइडेंटिफाई द पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट x इन पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि देखो ये तो समझ में आ गया, बोरोन है। ठीक है, ये आपका हो गया 2nd पीरियड होता है, ये 3rd पीरियड, ये 4th पीरियड, ये 5th पीरियड और ये 6th पीरियड। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैलकाटा। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा आंसर, कैलकाटा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, है ना। तब भी अब मेंस और नीट पूछ ही लेते हैं सिंपल क्वेश्चन, है कि नहीं? बात समझ रहे हो? चलो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केस द साइज रेशियो इज मैक्सिमम। इसने क्या पूछा था, एक्स के बारे में पूछा था ना, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, पीरियड नंबर। हाँ चलो भाई अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग केस द साइज रेशियो इज मैक्सिमम। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे एक एक्सेप्शनल ट्रेंड आता है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, देन आपका Br नेगेटिव। Br नेगेटिव से भी बड़ा साइज H नेगेटिव का होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो आपको साइज रेशियो मैक्सिमम पूछ रहा है, तो साइज रेशियो मैक्सिमम कब आएगा, न्यूट्रल एटम, क्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, सबसे छोटा साइज हाइड्रोजन का। तो डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए, छोटा हो। हमें तो ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, डेनोमिनेटर छोटा हो और क्या, न्यूमरेटर बड़ा हो। न्यूमरेटर H नेगेटिव का साइज अच्छा खासा बड़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा, C फॉर कैलकाटा। C फॉर कैलकाटा। क्लियर है फंडा? Which of the following pair of element has incorrect order of atomic radii? Incorrect order कौन सा है atomic radius का, बता सकते हो क्या? अरे यदि मैं 3D 4D और 5D की बात करूं, 3D 4D और 5D, है ना, यदि मैं यहां पे देखो स्कैंडियम, यट्रियम एंड लेंथेनम, यहां इस ग्रुप के बाद मूव करूं तो क्या होता है, 4D और 5D का सीरीज ऑलमोस्ट, 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट का साइज ऑलमोस्ट बराबर होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ, बताओ, F इलेक्ट्रॉन्स, है ना, F इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग होती है। 6th पीरियड में 4F की फिलिंग होती है कि नहीं, जो कि अच्छी खासी पुअर शील्डिंग करते हैं, अच्छी खासी शील्डिंग नहीं, पुअर शील्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से Z इफेक्टिव काफी तेजी से इंक्रीज होता है 4D से 5D आने पे। क्लियर है? लेकिन
यहां पे ये फंडा यहां पे फॉलो नहीं होता भाई। यहां पे तो क्या होगा आपका, ध्यान से देखो, लेंथनम में नंबर ऑफ शेल ज्यादा है तो उसका साइज क्या होगा, यट्रियम से ज्यादा होगा। ठीक है, तो बाकी कौन सा क्या पूछा है आपसे, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट क्या हो गया बॉम्बे। हाँ, Fe और CO का देखो 3D सीरीज में क्या होता है, स्कैंडियम से Mn तक साइज क्या होता है, स्कैंडियम से Mn तक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, फिर Mn से निकल तक क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, देन वापस क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और ये देखो वही 4D 5D वाला, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा इनकरेक्ट कौन सा, ये वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा बी फॉर भोपाल। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, फाइंड द हाईएस्ट रेशियो ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ गिवन पेयर ऑफ एलिमेंट्स। हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का रेशियो कहां पे ज्यादा होगा, डाउन द ग्रुप भैया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, हरभजन ने अगरकर का एक्सरे रुबाया। तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम होगा। तो भाई ये बताओ रेशियो मैक्सिमम किसके लिए आएगा, बताओ किसके लिए रेशियो मैक्सिमम आएगा, हीलियम अपॉन जिनॉन के लिए। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी फॉर कैलकाटा। अच्छा मैं आपसे पूछता, डेल्टा एच ईजीई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ साइन मैक्सिमम किसके लिए आता, विथ साइन मैक्सिमम किसके लिए आता, मतलब डेल्टा एच ईजीई पॉजिटिव सबसे ज्यादा हो, है ना। जब डेल्टा एच ईजीई सबसे ज्यादा पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन देने में ए गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन ए माइनस गैसियस, मतलब डेल्टा एच ईजीई पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एलिमेंट आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता। तो भाई यहां पे देखो बच्चों, ये जो नोबल गैसेस है इनकी सबकी डेल्टा एच ईजीई पॉजिटिव है, मतलब ये कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अरे स्टेबल कन्फिगरेशन है ना नोबल गैस कन्फिगरेशन। अब मैं पूछता, डेल्टा एच ईजीई का रेशियो मैक्सिमम किसके लिए आता, डेल्टा एच ईजीई का रेशियो मैक्सिमम किसके लिए आता। देखो इन सब में सबसे ज्यादा डेल्टा एच ईजीई पॉजिटिव किसका है, नियॉन का है। क्लियर है, तो ये किसके लिए आता पता है, नियॉन। और सबसे कम पॉजिटिव किसके लिए, हीलियम के लिए। सबसे कम पॉजिटिव किसके लिए, हीलियम के लिए। क्लियर है, तो नियॉन सबसे ज्यादा हेट करता है इलेक्ट्रॉन को, और इन सब में सब कम हेटनेस किसकी है, हीलियम की है रिलेटिवली। बात समझ में आ रहा है, ये डेटा आप एनसीईआरटी से देख सकते हो। तो मैक्सिमम डेल्टा एच ईजीई का रेशियो विद साइन मैक्सिमम किसके लिए आता, नियॉन वर्सेस हीलियम को। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन ये भी डिजाइन हो सकता था। क्लियर है फंडा। हाँ भाई, यहां पे आपको क्या देके रखा है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी और चार्ज ऑन द आयन का ग्राफ देके रखा है। देखो एक बात समझ लो, यहां पे इस क्वेश्चन को करने के पहले, यदि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस केस में जो n+1 वाली है ना, यहां पे मतलब IN+1 और IN, इसका मतलब क्या है, आपने ध्यान से देखो, A गैसियस है, यहां से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करी, A+ गैसियस बना। क्लियर है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करी, ये क्या बना, A2+ गैसियस बना। क्लियर है, तो ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है, और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का गैप लेस देन इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उस केस में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। क्लियर है, यदि बच्चों IN+1, समझ रहे हो मेरी बात, IN+1 माइनस IN की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उस केस में देवी और सज्जनों कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, उस केस में लोएस्ट वाली स्टेबल होगी, क्योंकि ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट आ रहा है, तो मतलब आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो स्टेबिलिटी गेन नहीं हो पाएगी, तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। यदि इसके बीच में बताओ, यदि IN+1 माइनस IN की वैल्यू ग्रेटर देन 11 और लेस देन 16 है, तो बोथ में बी स्टेबल, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो सकती है, बोथ में बी स्टेबल। क्लियर है, तो कुछ ग्राफ देके रखे है ना, डेल्टा एच वही सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी और चार्ज ऑन द आयन ग्राफ, दो ग्राफ देके रखे आपको। अब देखो ये ग्राफ को पहले एनालाइज करो। हाँ भाई, अब ग्राफ्स रिप्रेजेंट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है, और ऑफ एन एलिमेंट, तो देखो कुछ इंफॉर्मेशन देके रखी है, y की वैल्यू x से बड़ी है और दोनों की वैल्यू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, z की वैल्यू ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, a की वैल्यू लेस देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और b की वैल्यू ग्रेटर देन, a की वैल्यू लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और b की वैल्यू ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपको पहले अंडरलाइन कर लो, इनकरेक्ट पूछा है। क्या पूछा है, इनकरेक्ट। ग्राफ 1 में बिलोंग टू एलिमेंट ऑफ 13th ग्रुप। 13th ग्रुप मतलब बोरॉन फैमिली, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, NH2 NP1 होता है। तो क्या पूछ रहा है, ग्राफ 1
ग्राफ 1 ध्यान से देखो कहां गया, मे बिलोंग टू एलिमेंट ऑफ 13th ग्रुप। तो देखो ग्राफ 1 ये है, इसने क्या बोल रहा है ध्यान से देखना, यहां पे क्या बोल रहा है x और y की वैल्यू क्या है, x और y की वैल्यू लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन z की वैल्यू ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये हो सकता है क्या पॉसिबिलिटी, इस बात को समझो। देखो z की वैल्यू ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जब आपने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 गए, मतलब I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू x है, I3 की वैल्यू क्या है बच्चों y है, और I4 की वैल्यू क्या है z है, I4 की वैल्यू क्या है z है। मतलब जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, उस तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो z, और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नंबर ऑफ शेल कम हो जाएंगी, और नंबर ऑफ शेल कम हो जाएगी, तो देखो ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देके रखा z की वैल्यू। हाँ ये ग्राफ 1 हो सकता है किसके लिए, 13 ग्रुप के लिए। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि z की वैल्यू सडनली क्यों बढ़ जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, बताओ 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्यों बढ़ जाएगी z की वैल्यू सडनली, क्योंकि नंबर ऑफ शेल कम हो जाएगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने सारे निकाल लिए। क्लियर फंडा। अगला पार्ट देखो बच्चों, ग्राफ 2 में बिलोंग टू द एलिमेंट ऑफ सेकंड ग्रुप, ग्राफ में बिलोंग टू, हाँ भाई ए क्या होता है सेकंड ग्रुप, NH2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसके बाद आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या था, ए था। क्लियर, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, क्या बचा, NS1 बचा। उसके बाद जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है NS1 से NS0 जाने में, उस समय एनर्जी का रिक्वायरमेंट ए है, और ए की वैल्यू क्या देके रखी है भाई, ए की वैल्यू देके रखी है लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ भाई बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सीधी सी बात है। अब तुम NS0 में पहुंच गए, अब नंबर ऑफ शेल कम हो गई, अब तुम फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालोगे, वो इनर सेल से निकालोगे, तो ऑब्वियसली एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। मतलब ये पक्का किसका है ग्राफ, बताओ सेकंड ग्रुप का। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन अकॉर्डिंग टू ग्राफ 2 वुड बी +2। सेकंड ग्रुप का तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है सेकंड ग्रुप वाले के लिए, +2। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या बच्चों सही है। NH2 NP1 में भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू ग्राफ 2। ग्राफ 2 वालों के लिए तो क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन NH2 होगा, क्या होगा NH2 होगा न्यूट्रल स्टेट में, है ना, सेकंड ग्रुप वालों के लिए। तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। क्लियर। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट ए इज -1/2 टाइम ऑफ इट्स आयनाइजेशन एनर्जी। डेल्टा एच ई जी की वैल्यू क्या है, -1/2 ऑफ डेल्टा एच आई है। क्लियर है। व्हेन 1 मोल ऑफ A+ इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू A नेगेटिव, तो पहले A++ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या बनाएगा भाई, क्या बनाएगा, A बनाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, A नेगेटिव बनाएगा। तो टोटल यहां पे जो एनर्जी इन्वॉल्व रहेगी वो कौन सी रहेगी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना ना, पूरी डेल्टा एच टोटल क्या पूछ रहा है, डेल्टा एच ईजी ऑफ एलिमेंट ए। तो कितना एनर्जी रिलीज हुई है इस प्रोसेस में, 900। तो -900 इज इक्वल टू, अच्छा A+ जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, A बना रहा है, तो ये क्या है बेसिकली, यदि मैं A से इधर जाता तो ये क्या होता, आयनाइजेशन प्रोसेस होता। तो ये क्या अपोजिट ऑफ आयनाइजेशन है, तो मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा एच आई लिख दिया इसको, है कि नहीं, क्योंकि ये आयनाइजेशन का उल्टा प्रोसेस है। ए से जब A पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन जाते तो वो आयनाइजेशन होता था, ये उसका उल्टा प्रोसेस है। अच्छा A इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट कर रहा तो ये वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच ईजी होती है, यहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्व है। और क्या देके रखा, डेल्टा एच ईजी की वैल्यू क्या है, आपसे क्या पूछा, डेल्टा एच ईजी पूछ रहा है, तो डेल्टा एच आई की वैल्यू क्या रख सकते हैं, -900 इज इक्वल टू डेल्टा एच आई की वैल्यू रख सकते हो -2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच ईजी, है ना, और प्लस डेल्टा एच, सही है, क्लियर है। अच्छा माइनस डेल्टा एच आई की वैल्यू रखना है, माइनस डेल्टा एच +2 डेल्टा एच ईजी +2 डेल्टा एच ईजी प्लस डेल्टा एच ईजी। तो क्या आ गया भाई, डेल्टा एच ईजी की वैल्यू आ गई कितनी, -300। कितनी आ गई बच्चों, -300 किलोजूल पर मोल, सही है ना, कितनी आ गई, -300 किलोजूल पर मोल। फंडा क्लियर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉलोइंग प्रोसेस, है ना। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ प्रोसेस सेकंड, यहां पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, है ना, Cl नेगेटिव से निकाल रहे हो, तो ये क्या होगा, Cl से Cl नेगेटिव जाओगे तो ये क्या होता था, डेल्टा एच ईजी होता था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता था यहाँ पे, है ना, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट प्रोसेस में, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन क्या बच्चों बिल्कुल सही है कि नहीं। आपसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट रिगार्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ प्रोसेस थर्ड, यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ प्रोसेस क्या, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन, क्लियर है, और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ प्रोसेस सेकंड, और ये क्या है,
आयनाइज एनर्जी ऑफ Cl नेगेटिव। कैसे बराबर हो जाएंगे भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग है तो आयनाइज एनर्जी अलग अलग आएगी, इनकरेक्ट। आयनाइज एनर्जी ऑफ प्रोसेस 4 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ प्रोसेस 1। आयनाइज एनर्जी ऑफ प्रोसेस 4 ये क्या I ऑफ Cl पॉजिटिव है, क्लियर हो। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ प्रोसेस 1 गलत बात, ये तो क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, क्लियर है। हाँ, आयनाइज एनर्जी ऑफ प्रोसेस 4 दैट इज आयनाइज एनर्जी ऑफ Cl पॉजिटिव इज इक्वल टू आयनाइज एनर्जी ऑफ प्रोसेस 3। भाई इलेक्ट्रॉन ही अलग अलग है तो आयनाइज एनर्जी अलग अलग होगी, वो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, यहाँ Cl पॉजिटिव से निकाल रहे हो, क्लियर। ये भी क्या इनकरेक्ट, आपसे करेक्ट पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, A फॉर आगरा, क्लियर फंडा। क्वेश्चन है ऑन मोलिक्यूलर स्केल इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पर्टिकुलर एटम X is P then electron affinity of atom X is Q electron volt, then identify approximate value of electronegativity of X on Pauling scale। देखो XP क्या होता है, X मोलिकन डिवाइड बाय 2.8, क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है, बात समझ में आ गई। तो देखो पॉलिंग स्केल मोलिकन स्केल में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की क्या है, P है, क्लियर है। तो पॉलिंग में क्या हो जाएगा, P डिवाइड बाय 2.8, सीधी सी बात है, बात समझ में आ गई। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, आंसर हो जाएगा C फॉर कैलकाटा, बात समझ में आई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2.1 एंड फ्लोरीन एटम इज 4.1, फाइंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HF। तो देखो क्या हेनरी एंड स्मिथ फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है 16 मॉड ऑफ डेल्टा En प्लस 3.5 मॉड ऑफ डेल्टा En का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है डिफरेंस, डेल्टा En का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है क्या, हाँ 2 आ रही है, क्लियर है, क्या आ रही है बच्चों, 2 आ रही है। हाँ तो चलो देख लेते क्या, सॉल्व कर लेते इस इक्वेशन को। 32 प्लस 3.5 इंटू 4 कितनी आ रही, 46%, क्या हो जाएगा आंसर, C फॉर कैलकाटा, क्लियर फंडा। हेनरी एंड स्मिथ फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। Which of the following is incorrect order of the mentioned property in increasing order? First आयनाइज एनर्जी सोडियम, अब देखो मैग्नीशियम क्या होता है, वैसे तो पीरियड पे जाने पे आयनाइज एनर्जी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा क्यों हो जाती है, भाई मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है तो एल्यूमिनियम की ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, फुलफिल्ड होता है। तो ये भाई फंडा बिल्कुल सही है, ये फुलफिल्ड इसलिए ये ऑर्डर आ गया, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्लियर है। आयनाइज एनर्जी अब देखो बी पॉजिटिव कार्बन सॉरी बी पॉजिटिव के बाद कौन आता है, बोरॉन पॉजिटिव, देन आता है कार्बन पॉजिटिव, देन क्या आता है नाइट्रोजन, क्लियर है। कार्बन के बाद कौन आएगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव, उसके बाद O पॉजिटिव, क्लियर है, उसके बाद F पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा लिथियम पॉजिटिव, क्लियर है। तो ऑर्डर तो पीरियड पे जाने पे क्या होता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है, आयनाइज एनर्जी बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, ये बन गया भाई 1s2 2s1 होता था तो ये हो गया 1s2, क्लियर है। ये क्या हो गया 1s2 2s1 हो गया, क्लियर है। ये क्या हो गया 1s2 2s2 हो गया क्योंकि 2p से इलेक्ट्रॉन चला गया है कि नहीं। ये क्या हो गया 1s2 2s2 2p होता था, 2s2 2p1 हो गया, ये हो गया भाई 2p2, ये हो गया 2p3 और ये क्या हो गया 2p4 हो गया, क्लियर है। तो बताओ ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहां तो नंबर ऑफ शेल कम हो गई तो ये सबसे पीछे कूद जाएगा, नंबर ऑफ शेल कम हो गई। अब देखो बी पॉजिटिव बोरॉन पॉजिटिव, अब देखो बोरॉन पॉजिटिव बेटा कार्बन पॉजिटिव के पीछे चला जाएगा, रीजन क्या है, ये फुलफिल्ड हो गया, क्या हो गया फुलफिल्ड हो गया, और O पॉजिटिव F पॉजिटिव के पीछे चला जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो ये ऑर्डर भी बिल्कुल सही है। हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर Ba2 पॉजिटिव, स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर पूछा है। तो जिसका गैसियस फेज में साइज कम उसका हाइड्रेटेड रेडियस सबसे बड़ा, क्लियर है। तो ये ऑर्डर भी बिल्कुल सही है कि नहीं, क्योंकि Mg2+ का साइज गैसियस फेज में स्ट्रॉन्शियम 2+ और बेरियम 2+ उनसे क्या होगा, कम होगा। स्ट्रॉन्शियम 2+ का क्या होता है, बेरियम 2+ से गैसियस फेज में कम होता है, तो हाइड्रेटेड रेडियस क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो ये ऑर्डर डी वाला क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लगभग बराबर ही है 2.1 के आसपास, क्लियर है। तो ये तो ओवरऑल क्या हो रहा है, नॉन पोलर बॉन्ड होना चाहिए, तो ये ऑर्डर क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। आंसर इनकरेक्ट पूछा था, डी फॉर दिल्ली, बात समझ में आई, डी फॉर दिल्ली, क्लियर है बच्चों। तो ये हमने पीरियोडिक का डिस्कशन कर लिया, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मैं आपको इंफॉर्मेशन बता रहा था, है ना। पहली बात तो क्या, प्रॉपर रिवाइज कर लो पीरियोडिक की थ्योरी को, क्वेश्चन जरूर आता है पीरियोडिक से पूछा जाता है, उसको प्रॉपर रिवाइज कर लो। और बाकी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा था आपको बैचेस का, एकलव्य कोर्स है ना मेंस के लिए और एडवांस के लिए, जो 2021 में उनके लिए एडवांस के लिए
जो 2021 में अपियर होना चाहते हैं उनके लिए कौन सा बैच है बच्चों, वॉरियर बैच है। और जो 2022 में अपियर होना चाहते हैं और एडवांस में फोकस करना चाहते हैं उनके लिए चैंपियन बैच है। तो जिसको जरूरत है उसको जरूर बताओ, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कोर्सेज अवेलेबल है। क्लियर है, सबको इन्फॉर्मेशन दो, सब इसका फायदा उठा सकें। क्लियर है, और गूगल जो भी डॉक है उसकी लिंक देके रखी है नीचे, है ना, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, और कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे ही दिया था, तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।